वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग क्लास 12 की इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट अर्थात एसी का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के सबसे पहले सिलेबस को समझ लिया जाए कि इस चैप्टर में हमें किन किन टॉपिकों का अध्ययन करना है। तो जब हम प्रत्यावर्ती धारा शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारा से। विद्युत धारा के प्रकार, एसी तथा डीसी में अंतर, प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान, औसत मान, आभासी मान, शिखर मान, ये चार मान की धारा, चार मान का वोल्टेज और चार मान का विद्युत वाहक बल। जैसे धारा होगा वैसा वोल्टेज होगा, वैसा विद्युत वाहक बल होगा। ये चार तत्कालिक मान, औसत मान, आभासी मान, शिखर मान, ये चार धारा का भी होता है, चार वोल्टेज का भी होता है, चार विद्युत वाहक बल का होता है। मतलब ये कुल मिलाकर 12 टॉपिक है। यहाँ तो केवल धारा का हम मान निकाल रहे हैं। जिस प्रकार से धारा का होगा उसी तरह से धारा आई की जगह वोल्टेज भी कर देंगे। पैटर्न सिमिलर फॉलो कर जाएगा। विद्युत वाहक बल हो जाएगा तो ई पैटर्न कर देंगे, बाकी सब वही हो जाएगा। तो ये 4 ठो धारा का मान होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज में कलांतर को जानेंगे, फेज डिफरेंस। विभिन्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में परिपथों को जानेंगे, जितने विद्युत धारा परिपथ बन सकते हैं। प्रतिघात तथा प्रतिबाधा को समझेंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यंजक प्राप्त करेंगे, शक्ति गुणांक जानेंगे। विभिन्न प्रत्यावर्ती धारा परिपथों के शक्ति गुणांक निकालना सीखेंगे। अनुनादी परिपथ निकालेंगे, एलसी दोलन, वाटहीन धारा, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास और लास्ट में क्यू गुणक या क्यू गुणांक भी कहते हैं। तो इन सारे टॉपिकों का अध्ययन करना है। ध्यान देना बच्चों, यह करंट इलेक्ट्रिसिटी में, धारा विद्युत में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर की सबसे अधिक अहमियत है। इसकी एक एक बातों को हमें विधिवत समझना है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। तो हम लोग छोटी छोटी बिंदुओं पर अगर फोकस करेंगे तो पूरी बात, पूरी कहानी हमारी समझ में आ जाएगी। तो यही ध्यान देना है कि हमें छोटी छोटी बिंदुओं पर स्पेशली फोकस करना है, तब जाकर बड़ी बिंदुएं तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए इन पर हम लोग बारी बारी से अब अध्ययन करें अपने टॉपिकों का। इसको मिटा देते हैं। बच्चों, हम लोग का पहला टॉपिक है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, ओम्स लॉ में हम लोग इसकी व्याख्या कर चुके हैं। फिर भी एक बार इसमें हम लोग क्लियर कर लें। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग विद्युत धारा से। विद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक में, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर आवेश प्रवाह की दर Q/T। यह अदिश राशि है। और इसका SI मात्रक, SI मात्रक एम्पियर कोष्ठ में A होता है। तो ये तो हमारा हो गया विद्युत धारा, ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। ये विद्युत धारा की डिफिनीशन हो गई।
अब आते हैं विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। ध्यान देना बच्चों, विद्युत धारा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्टकट में इसको एसी कहते हैं। दूसरा है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, डीसी। ये धारा मुख्यतः दो प्रकार की, विद्युत धारा ये मुख्यतः दो प्रकार की ही होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। ध्यान देना, अल्टरनेटिंग करंट शॉर्टकट में एसी कहेंगे, एसी के नाम से ही फेमस है ये, और दिष्ट धारा डीसी। सरल भाषा में हमारे घरों में जो पावर हाउस से ये धारा आती है वह एसी है, और हमारे घर में जो बैटरी से धारा इन्वर्टर में जाती है, तो बैटरी से बहने वाली धारा सेल से बहने, टॉर्च में जो धारा बहती है, सेल में जो धारा बहती है, वह डीसी होता है। तो एसी और डीसी दिमाग में बैठा लेना है। ये घरेलू परिपथों में जो धारा बह रही है वह एसी है, और बैटरी से जो धारा निकल, इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर कन्वर्ट करके देता है, वो डीसी को एसी में बदल करके देता है, तो वह भी एसी ही है। लेकिन बैटरी से जो धारा निकल रही है, इन्वर्टर से नहीं, बैटरी से जो धारा निकल रही है वह डीसी है। तो चलिए इन दोनों की परिभाषा समझा जाए। पहला तो हम लोग का पाठ ही है, चैप्टर का नाम ही है प्रत्यावर्ती धारा, तो इसका तो विधिवत अध्ययन करना ही है। पहले इन दोनों की डिफिनीशन समझ लिया जाए कि इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो बच्चों लोग प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा पहले समझ ले, उसके बाद इसको लिख लेंगे। प्रत्यावर्ती धारा, ये जो पावर हाउस से हमारे घरों में धारा आती है, इस धारा की खासियत होती है कि इस धारा का परिमाण समय के साथ बदलते रहता है, और इसकी दिशा आवर्ती रूप से बदलती है, पीरियोडिक टेबल में बदलती है। तो ये बात हमें समझना है कि ये धारा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, और दिशा आवर्ती रूप से बदलती है। आवर्ती क्या होगा हम आपको बताएंगे। और ये धारा का परिमाण समय के साथ कभी नहीं बदलता, और दिशा तो कभी बदलता ही नहीं है। कभी कभी कुछ टेक्निकल समस्याओं में इसका परिमाण चेंज हो जाता है, लेकिन दिशा कभी नहीं बदलता, और इसका दिशा आवर्ती रूप से बदलते रहता है, लेकिन इसकी दिशा कभी नहीं बदलती। तो चलिए इन दोनों का परिभाषा जान लिया जाए। पहला प्रत्यावर्ती धारा, इसकी परिभाषा क्या है? वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदलते रहता है, और दिशा आवर्ती रूप से बदलती है, आवर्ती रूप से बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसको समझते हैं कि आवर्ती रूप से बदलने का मतलब क्या है। देखो बच्चों, आवर्ती रूप से बदलने का तात्पर्य क्या है। अभी हम लोगों ने समझा कि धारा I बराबर Q/T, मतलब धारा I में आवेश और समय दोनों होता है। तो हम लोग इन अक्षों पर x डैश y
y डैश, ये मूल बिंदु। एक पर समय ले लेते हैं, एक अक्ष पर समय रख लेंगे, समय t, और इस पर आवेश रख लेते हैं q। y अक्ष पर आवेश, धन आवेश ऊपर हो जाएगा, ऋण आवेश नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये I का निर्माण आवेश q और समय t से मिलकर होने वाला है। तो चलिए समय के साथ कैसे बदलता है, आवर्ती रूप से कहने का मतलब क्या है। यही आवर्त का मतलब क्या होता है, बार बार दोहराना। ये जो लिखते हो ना कि आवर्ती रूप से, तो आवर्ती रूप से का मतलब क्या, बार बार दोहराना। और ध्यान देना बच्चों, आवर्ती में बार बार दोहराना और समय अंतराल भी बराबर रहना। अर्थात ये देखो, यहाँ से चलकर ये आधा चक्कर हुआ और यहाँ से जब यहाँ पर पहुँचे तो ये प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर लगाई, तो यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वह क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है। हम लोग पढ़े हुए हैं पहले भी कि एक चक्कर लगाने में जो समय होता है वह आवर्त काल t होता है। तो ये आवर्त काल t, यहाँ से यहाँ तक यह t हुआ, यहाँ एक आवर्त काल, एक चक्कर प्रत्यावर्ती धारा लगा रही है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम होता है, जिसमें ये जो धारा का परिमाण देख रहे हो ना, ये जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो धारा बढ़ रही है, फिर घट रही है, तो परिवर्तित हो रही है, समय के साथ बदल रही है, कभी ऊपर प्लस में, कभी नीचे माइनस में। देखो ये ऊपर प्लस हो गया, ये नीचे आया तो माइनस आया, ये बात समझिएगा। और आवर्ती रूप से, आवर्ती रूप को मतलब ये बार बार दोहराना। देखो दोहरा हो रहा है, एक, फिर ये दोहराया जाएगा, एक टी यहाँ आएगा, और हर बार समय भी देखो, यहाँ से यहाँ तक आने में अगर टी लगा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में भी टी लगेगा, तो यहाँ तो 2t हो जाएगा, यहाँ से t या फिर यहाँ से t, तो पूरा समय तो पूरा लिखेंगे ना, t 2t, फिर एक राउंड लगाओगे तो 3t 4t, ऐसे होते जाएगा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा है। इस डायग्राम में बिल्कुल, ये डायग्राम आपको बार बार रिपीट करेगा, ये प्रत्यावर्ती धारा का डायग्राम हो जाएगा, जिसमें यहाँ से यहाँ तक एक आवर्तकाल t हुआ, ये 0, और ये धारा का यही शिखर मान हुआ, धारा का I0। I0 क्या है, शिखर मान, धारा का शिखर मान। ये भी नीचे की ओर शिखर मान है, ये ऊपर की ओर शिखर मान, ये नीचे की ओर शिखर मान। हमने धारा का 4 मान निकाला था, तो डायग्राम में यहाँ पर जो धारा मिल रही है वही धारा का क्या है, शिखर मान कहलाता है, अधिकतम मान। I0 से, धारा के शिखर मान को I0 से डिनोट करेंगे। तो इस डिफिनीशन में ये डायग्राम आप ऐड करिएगा, तो ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा। इस पर अभी विशेष बात करेंगे, अभी परिभाषा की बात हो रही है। दूसरा आते हैं दिष्ट धारा पर। ये डायग्राम बना लीजिएगा डिफिनीशन में। डीसी, क्या इसका परिभाषा बताए थे, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण हमने कहा था कि परिमाण इसका सदैव नियत रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ टेक्निकल परेशानियों के कारण इसका परिमाण बदल भी जाता है। पहले जो डिफिनीशन था पुराने किताबों में, उसमें परिमाण कभी चेंज, बाद में रिसर्च हुआ तो पाया गया कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी है और उस बैटरी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो 11 वोल्ट 11.5 वोल्ट भी धारा का प्रवाह करती है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो धारा का परिमाण जो पहले 12 वोल्ट था अब 11.5 वोल्ट हो गया, तो परिमाण तो बदल सकता है। तो ये नई परिभाषा हम लोग लिखेंगे, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदल भी सकता है, परंतु दिशा
कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती दिष्ट धारा कहलाती। इसका डायग्राम बनाओ। देखो, इस पर हम लोग समय ले लेते हैं एक अक्ष पर, और इस पर आवेश ले लेंगे, तो इसका परिमाण कभी नहीं बदलता। परिमाण कभी चेंज भी हो सकता है, लेकिन 90% केस में नहीं बदलता सीधा। और दिशा कभी नहीं बदलता, तो इसका डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा, क्योंकि इसका परिमाण 90% केस में कभी बदलता नहीं, ऊपर नीचे नहीं होता। और दिशा देखो, कभी दिशा तो कभी बदलता ही नहीं है। परिमाण थोड़ा सा बदल भी जाए, लेकिन दिशा कभी नहीं बदलता। दिशा यही रहेगा, डायरेक्शन यही रहेगा। यही है दिष्ट धारा। ध्यान देना, जो एसी होता है प्रत्यावर्ती धारा, इसका चित्रीय संकेत में हम लोग देखते हैं। चित्रीय संकेत जो हम लोग देते हैं वो ऐसे देते हैं, ऐसे कहीं सिंबल लगा हुआ है तो ये एसी का संकेत है, ये एसी प्रत्यावर्ती धारा है। और डीसी का कोई संकेत नहीं होता, नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा एसी और डीसी। फिर से एक बार रिपीट कर लिया जाए। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा क्या है? जिसका परिमाण समय के साथ निरंतर बदलते रहता है और दिशा आवर्ती रूप से बदलती है। आवर्ती का मतलब उस पथ को, ये जो पथ है ऐसे, ये पथ बार बार दोहराया जाएगा और हर बार समय क्या होगा? बराबर लगेगा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा है। परिमाण समय के साथ बदलते रहता है और दिशा आवर्ती पीरियोडिक टाइप से बदलती है। जबकि डीसी, इसका परिमाण कभी नहीं बदलता। कुछ 2-4% केस में परिमाण बदल जाता है, परंतु दिशा कभी नहीं बदलती, डीसी कहलाता है। अब जब एसी और डीसी जान लिए, तब अब तीसरा हम लोग का टॉपिक होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। कहीं एसी और डीसी एक जैसा बिहेवियर तो नहीं है, तो चलिए इनमें कुछ अंतर भी समझ लेते हैं। एसी तथा डीसी में अंतर। एसी और यहाँ डीसी, दो भागों में तोड़ लीजिए। पहला तो परिभाषा आप दे दीजिए। परिभाषा, एसी में क्या परिभाषा दीजिएगा? कि वह विद्युत धारा जिसका परिमाण समय के साथ बदलते रहता है और दिशा आवर्ती रूप से बदलती है, एसी कहलाती है। इसमें क्या लिखेंगे? वह धारा जिसका परिमाण नहीं बदलता, कभी कभी विषम परिस्थितियों में बदल भी जाता है, परंतु दिशा कभी नहीं बदलती, डीसी कहलाता है। एक ये हो गया। दूसरा अंतर समझते हैं। जो एसी होता है, इसका परिमाण तो लगातार बदलते रहता है। तो कुछ केमिस्ट्री में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां पर हमें नियत परिमाण की धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत अपघटन। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में हमें नियत परिमाण की धारा चाहिए। ऐसी धारा नहीं चाहिए जिसका परिमाण घट बढ़ रहा हो। तो कौन सी धारा विद्युत अपघटन में लाओगे? एसी? नहीं, कभी नहीं। कहोगे सर एसी में तो धारा बदलते रहता है और डीसी की धारा कभी नहीं बदलती। तो बच्चा लोग बताओ, विद्युत अपघटन जैसी क्रियाओं में एसी का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि विद्युत अपघटन जैसी क्रियाओं में डीसी का ही इस्तेमाल होता है। तो दूसरा लिखिएगा, विद्युत अपघटन जैसी क्रिया में एसी का व्यवहार नहीं किया जा सकता, और इसमें लिखेंगे विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में डीसी का ही व्यवहार किया जाता है। तीसरा अंतर समझते हैं। लागत और वितरण। किस धारा को उत्पन्न करे तो लागत ज़्यादा होगा, किसकी धारा उत्पन्न करे लागत कम होगा। तो बच्चा लोग ध्यान देना, एसी में पूरे मोहल्ले में ही एसी, पूरे गांव में, पूरे शहर में एसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो कारण क्या है कि उसका उत्पादन वितरण सस्ता होता है।
अगर हमको घर में अगर डीसी की व्यवहार करना होगा तो ये एक छोटे से घर में डीसी की व्यवस्था करने के लिए हमें 25-30 हज़ार रुपये की ज़रूरत होगी, जबकि हम 500-700 रुपये महीना के तौर पर दे करके हम लोग एसी का व्यवहार करते हैं। तो ध्यान देना, एसी जो होता है इसका उत्पादन और वितरण डीसी से सस्ता होता है। क्या लिखेंगे? इसका उत्पादन एवं वितरण डीसी से सस्ता है। और इसमें क्या लिखेंगे? इसका उत्पादन एवं वितरण एसी से महंगा होता है, एसी से महंगा होता है। नंबर 4, चौथा में हम लोग क्या अंतर देंगे? एसी, ध्यान देना बच्चों, ये समझना है, जो एसी होता है, जो हमारे घर में वोल्टेज आ रहा है, इसकी वोल्टता को ट्रांसफार्मर की सहायता से हम बढ़ा लेते हैं। 100 वोल्ट है उसको 180 वोल्ट कर लेते हैं, 200 है उसको 240 वोल्ट कर लेते हैं। तो इसकी वोल्टता को ट्रांसफार्मर की सहायता से बदला जा सकता है। क्या लिखिएगा नंबर 4 में? एसी की वोल्टता को ट्रांसफार्मर की सहायता से बदला जा सकता है, जबकि बैटरी पर लगाओगे ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करता है। तो बैटरी की वोल्टता को ट्रांसफार्मर की सहायता से बदला नहीं जा सकता। आपका ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर बैटरी पर काम नहीं करेगा, बैटरी के साथ सीधे स्टेबलाइजर जोड़ोगे तो कभी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वो जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो, स्टेबलाइजर देख रहे हो, वो एसी से निर्मित है, उसमें एसी वाले परिपथ सर्किट बने हुए हैं। तो इसकी वोल्टता को ट्रांसफार्मर की सहायता से नहीं बदला जा सकता। 5वां, एसी को तापघर कहाँ है? विद्युत तापघर भागलपुर, कांटी थर्मल पावर, और वहाँ से पोल होते हुए, पावर हाउस होते हुए ये बक्सर तक, हमारे तक विद्युत धारा पहुँचती है। अगर डीसी को लाना होता तो इतनी दूर से अगर डीसी का लाना होता तो बीच में ही डीसी खत्म हो जाएगा, डीसी समाप्त हो जाएगा। मतलब इसमें आप कह सकते हो कि इसे दूरस्थ स्थानों तक भेजने में, नंबर 5 में क्या लिखेंगे? इसे दूरस्थ स्थानों तक भेजने में ऊर्जा का बहुत कम ह्रास होता है। ह्रास होता है 5% ह्रास होगा, 10% ह्रास होगा, लेकिन इसको दूरस्थ स्थानों तक भेजने में हमारे घरों तक शून्य धारा आएगी नहीं। तो इसमें अधिक ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, अधिक ऊर्जा ह्रास हो जाता है, और एसी में कम ऊर्जा ह्रास होता है। 6ठा अंतर आप लिख सकते हो। 6वां, खतरनाक कौन होगा? एसी की डीसी। झटका लगे तो बैटरी से हम लोग धारा निकले वो भी छुएं और एसी की धारा छुएं तो कहोगे सर ये अधिक खतरनाक है, ये अधिक खतरनाक होता है और यह कम खतरनाक होता है। ये भी होता है लेकिन इसका झटका कम होता है। तो यह एसी अधिक खतरनाक होता है और डीसी कम खतरनाक होता है। तो ये कुछ 6 बिंदुओं को हम लोग देखकर कह सकते हैं कि एसी अलग है, डीसी अलग है, इसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं, असमानताएं हैं या अंतर हैं। तो ये हो गया हमारा एसी तथा डीसी में अंतर। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया हमारा एसी और डीसी में अंतर। एक बार अंत में सारांश के तौर पर एसी और डीसी में क्या अंतर? एसी नंबर 1, इसका परिमाण समय के साथ बदलते रहता है, दिशा आवर्ती रूप से बदलती है। इसका परिमाण कभी नहीं बदलता और दिशा तो कभी बदलती ही नहीं है। दूसरा, इसकी वोल्टता को ट्रांसफार्मर की सहायता से बदला जा सकता है, इसकी वोल्टता को ट्रांसफार्मर की सहायता से नहीं बदला जा सकता। यह विद्युत अपघटन जैसी क्रिया में भाग नहीं लेता, यह विद्युत अपघटन जैसी क्रिया में भाग लेता है। एसी, इसका उत्पादन वितरण सस्ता होता है, इसका उत्पादन वितरण महंगा होता है। इसमें बहुत कम ऊर्जा ह्रास होता है दूरस्थ स्थानों तक भेजने में, इसे दूरस्थ स्थानों तक भेजने में अधिक ऊर्जा ह्रास हो जाता है। यह बहुत अधिक खतरनाक होता है, झटका लग जाए तो विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है, शरीर को जला सकती है। और ये कम खतरनाक होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो इसकी खतरा कम होता है एसी की तुलना में। तो इन अंतरों के आधार पर हम इनमें विभेद कर सकते हैं, भिन्नताएं बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एसी तथा डीसी में अंतर। आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।